न्यूज़ 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। तो आखिर मीडिया से क्यों भाग रहे हैं आसाराम, उनके बेटे, उनके समर्थक? आखिर ऐसा क्या है जिसे छुपाने की कोशिश की जा रही है? अगर ये बात गलत है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में आसाराम की तरफ से अर्जी लगाने का मतलब क्या है कि मीडिया ट्रायल पर फौरन रोक लगाई जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से आसाराम को निराशा हाथ लगी है, क्योंकि अदालत ने फौरन सुनवाई की मांग खारिज कर 21 अक्टूबर को सुनवाई की तारीख तय कर दी है। सवाल है कि क्या आसाराम इस वजह से मीडिया ट्रायल पर रोक लगवाना चाहते हैं कि उनकी मीडिया में जो छवि खराब हो रही है, जिस तरह से मीडिया कवरेज की वजह से आसाराम एंड सन्स के हाथों पीड़ित लोगों को हिम्मत मिली है और अब वो दुनिया के सामने आ रहे हैं, इससे आसाराम, उनका गैंग डर गया है? मीडिया वही दिखा रहा है जो आरोप है आसाराम के पूर्व सहयोगी या सेवादार की तरफ से इल्जामात लगाए जा रहे हैं। फिर मीडिया के मुंह पर आसाराम ताला क्यों लगवाना चाहते हैं? इस मसले पर हम अपने मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन जरा एक सच भी देखिए किस तरीके से सूरत की उन बहनों ने इल्जाम लगाया है। जब पुलिस के पास वो गई तो एफआईआर दर्ज की गई है आसाराम के बेटे के खिलाफ, उनकी बेटी के खिलाफ, पत्नी के खिलाफ। क्या कह रही हैं वो लड़कियां, किस तरीके से उनके साथ ज्यादती हुई, उन पर अत्याचार हुआ, सुनिए जरा। और वो भी हमको, जब भी मैं आश्रम से निकली ना, बहुत श्राप दिए, साली तू बर्बाद हो जाएगी, तेरा कुछ नहीं होगा, गिरे पड़ेंगे, ये वो। कहाँ ऊंचाई से कहाँ तू नीचे गिर रही है। बहुत, मेरे को छुट्टी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने हाथ जोड़े कि मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। बस जो भी आश्रम छोड़ने का मुख्य कारण क्या बना था? आश्रम छोड़ने का मुख्य कारण बस ये सब चीज देखते देखते हमारे को वहाँ ऐसे ही कि जो भी है वो सब लीला है, बस देखना कुछ नहीं। गुरु जी जो करते हैं ना, वो नहीं सोचने का, वो जो कहते हैं ना उस हिसाब से चलना ऐसा। और ये सब ये देखे बार बार हमको ऐसे बुलाते थे कि भाई तुम आओ, ये वो। फोन पे भी मैं अपने प्रचार की बात कर रही हूँ, यहाँ इतनी पब्लिक हुई, इतना प्रचार हुआ, इतना सत्संग हुआ, ये सेलिंग हुई, लेकिन उनकी बात तो ये अभी यहाँ मस्त ठंडा हवा चल रही है, बहुत बढ़िया चल रहा है, तू कहाँ है, तू आ जाती तो अच्छा लगता। मतलब दूर है फिर भी ऐसा, और पास होते तो भी उनका ऐसे, मतलब बहुत ही ऐसे। हम ये मान के चले कि वो कैरेक्टर शुरू से ही उसका खराब है। शुरू से हम लोग गए उसके पहले से। और तो और कि वहाँ के संचालक है, मेरे से ही पहले सिंधी है, राम संचालक, उनके पास भी लड़की भेजते थे। अच्छा। हाँ, वो हमारी सूरत की है, सूरत नहीं ना। वो उसने कई बार माताजी को बोला, मुझे बोला कि मेरी फ्रेंड है कि भाई ऐसे बापूजी ने ही मेरे को भेजा और अब आश्रम में रहने का मना करते थे, क्यों राम के पास एक बार भेजा। अब वो बोल रहा है कि भाई क्या है, कि साबरमती नदी है ना वहाँ आश्रम के बाद, तो नदी में बापूजी कई बार लड़कियों को लेकर ऐसे पीड़ा करते थे, तो वहाँ के लड़कों का मन तो होगा ही ऐसे कि भाई बापूजी देखे। तो संचालक ने बापूजी को बोला कि भाई मेरे को भी शादी करनी, तो बोले नहीं, इतना बड़ा संचालक, आश्रम की जो भी आंवला ये वो जो भी संत कृपाचरण बनता था ना, वो सारा मटेरियल वो सस्ते भाव में लेकर आता था, वो सारा उसको पता। अब वो चला जाएगा तो कैसे चलेगा? बोले तेरी इच्छा भी हम पूरी कर देंगे। उस लड़की को भेजा। और फार्म हाउस भी 3 है, एक नारायण साईं का, बापूजी का, और एक लालवाणी जो फॉरेनर्स है उनका। वो जब आते थे ना तो यूज करते थे, और जब नहीं आते थे तो बापूजी जैसे ही एकांत में आए तो सारी लड़कियों का पहले से सेटिंग हो जाता था। ये तुम 11 लड़कियां हैं, बापूजी ने फोन पे बता दिया है, अनुष्ठान के लिए तुमको लालवाणी बंगले में जाना है। अच्छा। ऐसे, और वो लड़कियां जाती थी अनुष्ठान के लिए। 7 दिन का अनुष्ठान बोलते थे। और एक बार तो माताजी ने, मतलब बापूजी की जो धर्म पत्नी है, माताजी बोलते हैं लक्ष्मी का उसका नाम, उसने मुझे फोन करके बोला, हम लोग उस लड़कियों के लिए खाना लेकर जाते थे, सुबह दोपहर शाम ऐसे। हाँ, बाइक पे वो स्कूटी होती है ना, ऐसे 2 लड़कियां। तो एक बार बोले तुम दोपहर का खाना लेकर आ रही हो, तुझ कुछ क्रीम लेकर आना। क्रीम कौन सी? वो फेयर एंड लवली मार्क्स चले जाते जो डार्क। तो फिर ऐसे तो कुछ पता नहीं था, थोड़ा सुन रखा था, वैसे अनुभव नहीं था मेरा, लेकिन फिर भी तो लेकर गए। तो सारी रूम लालवाणी फार्म हाउस में कैसा है कि भाई किचन है, नीचे 3 रूम है, ऊपर 3 रूम है, अलग अलग, सब लड़कियों को अलग अलग बिठाया जाता था। माताजी हॉल में बैठे थे, बोले क्रीम लेकर आई, बोले वो कमरे में लेकर आओ जाओ, वो लड़की है ना। तो उसने पूरा मुंह खोल रखा, पूरा दाग दाग दाग, इतना बदतर चेहरा ऐसे। 7 दिन का अनुष्ठान था ऐसे, मतलब पूरा इस तरह से शोषण होता था। आपने सुना उस लड़की की जुबानी जिस पर यह अत्याचार हुआ है। पूरी कहानी क्या हुआ था इस मासूम के साथ, इस लड़की के साथ, बातचीत करेंगे पूरे मसले पर। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्टूडियो में मोहन प्रसाद अग्रवाल उर्फ लाल बाबा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप आसाराम के एक लिहाज से विक्टिम है, चूंकि इनका आरोप है कि इनकी पत्नी को आसाराम ने गायब करवा दिया था। रेखा अग्रवाल है, एडवोकेट है, उनसे हमारी बातचीत होगी। स्वामी केशवानंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय गौतम जी स्टूडियो में मौजूद हैं।
स्वामी चक्रपाणी आसाराम के समर्थक हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। आचार्य भोलानंद जी महाराज हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि पूर्व सेवादार हैं आसाराम के, और संजय ठक्कर जो कि आश्रम के सचिव रह चुके हैं, उनसे भी हमारी बातचीत होगी। और पहला सवाल स्वामी चक्रपाणी आपसे है। आपने सुना उस लड़की का क्या कहना था, किस तरीके से उसके साथ ये अत्याचार हुआ, कैसे उसकी अस्मत पर हाथ डाला गया। क्या हम उस पीड़ित की जो कहानी है वो लोगों के सामने ना रखें, आसाराम के प्रवक्ता बन जाएं, तब ये मीडिया ट्रायल नहीं समझेंगे आप इसे? नहीं, बिल्कुल रखें, लेकिन बिल्कुल रखें, रखने के लिए कोई मना नहीं किया है, लेकिन न्यूज चैनल इसी के लिए है कि खबरें दिखाएं, लेकिन जिस प्रकार से एक एक करके कानून को भी काम करने दे। नहीं, मीडिया ट्रायल तो हो ही रहा है। मीडिया ट्रायल एक एक चीज, माने अगर जो एक अपराध है तो उसको दिखाओ कि हाँ भाई ये हुआ, अब तो उसका FIR हो गया, कानून काम करेगा। दूसरा पक्ष ना दिखाए, कोई पीड़ित है, अगर किसी ने इल्जाम लगाया है, क्या वो महत्वपूर्ण नहीं है आपके मुताबिक? नहीं, बिल्कुल दिखाइए, लेकिन आप दूसरे पक्ष भी दिखाइए ना। आप वहाँ पे जो आसाराम बापू के जो शिष्य हैं, जो उनको जानते हैं, उसको भी बैठाइए ना। आप कौन है कि इसमें क्या सच्चाई है? आप कौन है? आप एक तरफा आप काम नहीं आप कौन है? स्वामी चक्रपाणी आसाराम के समर्थन में आप लगातार बोल रहे हैं, आपसे ज्यादा कोई वोकल नहीं है। आप कौन है? आपको हमने नहीं दिखाया। नहीं, समर्थन देना आप अपने, पहले आप होमवर्क करिए। समर्थन देना आप कर रहे हैं लगातार, आप लगातार होमवर्क कर रहे हैं। पहले तो आसाराम पर करते थे, आप नारायण साईं पर करके आ रहे हैं, उनकी बेटी पर, पत्नी पर, तमाम पर, ताकि और जानकारियां आपके सामने आए, क्योंकि पूरा परिवार, पूरा कुनबा फंसता जा रहा है। नहीं, जो विरोध। अजय गौतम जी, आपसे मैं आप समझना चाहूंगा, क्या आसाराम और उनके समर्थक डर गए हैं जिस तरीके से नित नए मामले सामने आ रहे हैं मीडिया की वजह से, कि कहीं और ज्यादा जानकारी लोगों के सामने ना पहुंच जाए और ज्यादा केस दर्ज ना हो जाए? सच को छुपाने का ये प्रयास है जिसे मीडिया ट्रायल नाम दिया जा रहा है। देखिए, अगर ये मीडिया ट्रायल है तो मैं धन्यवाद देता हूं मीडिया को कि उसने मदद करी उन लाखों करोड़ों शोषित लोगों की जो दबे हुए थे, डरे हुए थे इस उसमें कि क्या उन्हें इंसाफ मिल पाएगा इस देश के अंदर। जिस व्यक्ति के खिलाफ पिछले 25 वर्ष से कभी प्रोसिक्यूशन स्टार्ट नहीं हो पाया, जिसके खिलाफ 16 केस सिर्फ एक ही शहर के अंदर दर्ज है, जिसके खिलाफ न जाने कितने आपराधिक मामले दर्ज है, लेकिन आज तक राज्य सरकार और केंद्र सरकार की मदद से उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन स्टार्ट नहीं हुआ। आज मीडिया ने उन लाखों करोड़ों लोगों को एक हौसला दिया है, उनके अंदर एक विश्वास पैदा किया है कि आज वो सामने आए, खड़े हो और अपनी बात को पूरी पुरजोर तरीके से कहें कि उनके साथ क्या अन्याय हुआ है। उनके मन में अगर इंसाफ की जो लौ जगी है, उनके मन के अंदर अगर इंसाफ की लौ, ये विश्वास पैदा हुआ है, तो ये मीडिया के कारण हुआ है। और अगर इस मीडिया ट्रायल से किसी भी दबे हुए पीड़ित को अगर न्याय मिलता है, तो मैं कहता हूं ये मीडिया ट्रायल होना चाहिए। संजय ठक्कर जी, क्या ये डर है आसाराम का, उनके गैंग का, उनके तमाम समर्थकों का कि इसे मीडिया ट्रायल नाम दिया जा रहा है, क्योंकि मीडिया की वजह से लोगों में हिम्मत आई है और नित नए मामले आसाराम ने जो अत्याचार किया लोगों पर, वो सामने आ रहे हैं, लोगों के सामने आ रहे हैं, मामले दर्ज हो रहे हैं, पुलिस के सामने मामले जा रहे हैं? अखिलेश जी, पहली बात तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ जी कि मीडिया। हेलो अखिलेश जी, कैन यू हियर मी? हाँ, बोलिए। हेलो, आपकी आवाज आ रही है, बोलें संजय ठक्कर। अखिलेश जी, पहले तो आप अपनी लैंग्वेज, अखिलेश जी पहले तो आप अपनी लैंग्वेज सुधारिए कि आसाराम और उसकी गैंग, बापूजी को गैंग बना नहीं रहे हैं। बापू 40 साल आसाराम तमाम काम करें, उन पर तमाम तरह के आरोप लगे, और मैं जो बोल रहा हूँ आप मुझे सुझाव दे रहे हैं, आप मुझे प्रवचन दे रहे हैं कि आप बोल रहे हो ना। हाँ, मैंने आसाराम और गैंग का तमाम आरोप लगे। गैंग क्या होता है बताएं? कौन सा आरोप बचा है जो आसाराम पर नहीं लगा है? यौन उत्पीड़न से लेकर कब्जा करने से लेकर तमाम तरह के आरोप लग चुके हैं। और हमारे साथ तो यहाँ पर मोहन प्रसाद अग्रवाल बैठे हुए हैं जो कि उनके विक्टिम है। इनका ये आरोप है कि इनकी पत्नी को गायब करवा दिया आसाराम ने। मेरे प्रश्नों का उत्तर दें, आपसे आग्रह है। ये मासूम चेहरा देखें। मैं उनके आश्रम में जिस समय गया था, मेरी पत्नी को आराम से उन्होंने स्वीकार किया, मतलब नहीं आप हमको और 15 मिनट में उनके सारे अधिकारियों का व्यवहार बदल गया। और आज हमारा पूरा परिवार दर दर का ठोकर खा रहा है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। आज मीडिया ने मुझे भी बोलने का अधिकार दिया। मीडिया के केस में नहीं हूं। आज मुजफ्फरनगर में जो भी हुआ मीडिया के द्वारा हुआ। मैं मानव अधिकार आयोग में गया, फैला रही है मीडिया। मैं महिला आयोग में गया। अरे भाई, आप सब जहां गया आसाराम के खिलाफ। आपकी बात से संजय ठक्कर जी, आपकी संजय ठक्कर जी, अभी आपने कहा कि आप अपने शब्दों को सुधारे। क्या आपने ये अपील कभी आसाराम जी से करी जब वो मंच पर बैठ कर गालियां बकते हैं? कभी ऐसे आप शब्द बोलते हैं जो मैं बोल भी नहीं सकता।
कभी आपने ये सुझाव आशाराम जी को दिया कि मंच पर बैठकर इस प्रकार से अब शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए? 75 वर्ष का व्यक्ति उनके पैर छू रहा है तो उसको लात से मार के उसकी आंख नहीं फोड़ना चाहिए? एक कैमरामैन उनका इंटरव्यू लेता है तो उसको थप्पड़ मार के गालियां मार के पिटवाना नहीं चाहिए? ये सुझाव आपने दिया नहीं आशाराम जी को? जवाब दीजिए संजय ठक्कर। श्रीमान आप कौन बोल रहे हैं? आप कौन बोल रहे हैं मुझे पता नहीं है। पहले तो आप है ना थोड़ा डिबेट करने के लिए किसी का सुनो। अखिलेश जी मैं आपके हर एक प्रश्न का जवाब दूंगा लेकिन शांति से, चिल्लाने से कभी असत्य सत्य नहीं होता और सत्य असत्य नहीं होता है। पहली बात सुन लीजिए, आपको समझने की जरूरत है। एक एक करके सबके मैं जवाब दूंगा। प्रश्न का उत्तर दीजिए। मेरा पूरा परिवार तबाह हो गया। मुझे मत समझाइए। मैं ये होर्डिंग लेकर के स्लोगन लिखवा करके पूरे गुजरात में, मैं मानता हूँ अग्रवाल जी आपके ऊपर पूरे गुजरात में मैं घूमा, आपके ऊपर मैं कहीं आसाराम का नाम इसमें नहीं लिखा हूँ। आपसे सहमत हूँ। मैं आसाराम से मिलना चाहा। मैं क्या बोलता हूँ, आपसे सहमत हूँ। मैं जब मथुरा गया उनके गुर्गों ने धक्का मार के मुझे भगा दिया। हाँ बोलिए। मिलने नहीं दिया। अरे सर आप बोलने मैं आग्रह उनसे किया कि 2 सेकंड भी अपने प्रवचन में मेरे लिए आप देशवासियों को कहें कि अगर बाहर मेरी पत्नी रामा देवी भटक रही है, दर की ठोकर खा रही है, सुन लेते हैं इसको या मुझे सौंपा जाए। सुन लेते हैं लाल बाबा जी, सुन लेते हैं। एक मिनट हाँ बोलिए, अपनी बात रखिए संजय ठक्कर। क्या बोलूं मैं? पहले तो आप डिसिप्लिन, पहले जितने भी डिसिप्लिन है उनको डिसिप्लिन सिखाइए। एक आदमी बोलेगा तो आदमी अटैक करेंगे तो कुछ मतलब नहीं है, कुछ मतलब नहीं है ऐसे डिफेक्ट कर। देखिए सर पहली बात तो ये है कि ये जो बोल रहे हैं कि लात मार के भगा दिया, तो इंडिया टीवी पे मैंने खुलासा किया कि बापू को जो पैर पड़ रहे थे तो बापू ने बोला अरे भाई क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? लात नहीं मारी, बापू अपने आप को बचा रहे थे। ये इंडिया टीवी पे मैंने क्लेरिफाई दिया। ये देखा नहीं क्या? ये मैं किसी मीडिया के ऊपर नहीं, मैं मीडिया के खिलाफ नहीं हूं, एक बात समझो। और दूसरे बोलते हैं मीडिया ट्रायल सुप्रीम कोर्ट में, तो मीडिया पे ट्रायल पे रोक लगनी चाहिए। आप लोग बिना पूछे बापू को बेशरम अखंडी तमाम करते रहे, उनकी नई नई कहानियां सामने आती रहे, वो हम ना दिखाएं। आप ये चाह रहे हैं कि पूरा जो मीडिया आसाराम का भोंपू बन जाए, उनका प्रवक्ता बन जाए, उनकी बात रखें, दूसरा पक्ष सामने ना रखें। एक महीने से आप लोग तो कंटिन्यू बापू को मेरे प्रश्न का स्वामी केशवानंद जी, क्या ये बौखलाहट है? एक मिनट लाल बाबा आप सुन लीजिए। लाल बाबा जी, लाल बाबा जी, स्वामी केशवानंद से मेरा सवाल है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आसाराम उनके समर्थक बौखला गए हैं जिस तरह से तमाम मामले सामने आ रहे हैं और सच को दबाने के लिए ये एक नया हथकंडा है, मीडिया ट्रायल शब्द जो याद कर दिया गया? अब ठक्कर जी आप भी सुन ले जरा, ठक्कर जी आप भी सुन ले। आप बहुत देर से कह रहे थे कि दूसरा बोल रहा है तो चुप हो जाए जरा। आप भी जरा शांत हो जाए, मेरी भी सुन ले आप जरा, मेहरबानी करके। चलो मैं चुप बैठता हूँ ना। मैं कहना चाहता हूँ इस चीज के लिए, देखिए एक चीज जरूर है कि अगर ये मीडिया ट्रायल नहीं होता तो बापू आसाराम अंदर बिल्कुल नहीं जाते। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ मीडिया का दबाव नहीं होता, सब सामने नहीं आता। मैंने ट्रायल शब्द यूज किया, मैंने दबाव शब्द यूज नहीं किया। मीडिया ट्रायल का मतलब ये होता है कि लगातार से कोई चीज जब चलती रहती है उसको ट्रायल का नाम दे दिया जाता है। ये मीडिया ट्रायल हुआ या नहीं हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर है किसी रसूखदार आदमी के लिए आज हिंदुस्तान में अगर अरेस्ट करना है तो बहुत मुश्किल है। जब तक मीडिया का प्रेशर नहीं होता तब तक वो अरेस्ट नहीं होता। दूसरी बात मेरी यह है कि अगर बापू आसाराम इतने सच्चे व्यक्ति थे, हर व्यक्ति उनका इतना सम्मान करता था, इतने उनके फॉलोअर्स थे, तो उन्हें शायद ये करना चाहिए था, खुद मीडिया के सामने आना चाहिए था, खुद कोर्ट जाना चाहिए था, खुद वकीलों से मिलने की इतनी फौज खड़ी करने के बजाय उन्हें सीधा पुलिस के पास जाना चाहिए था। नहीं, उनको आज सामने आने की बात कर रहे हैं स्वामी जी। यहाँ तो नारायण साईं गायब है। आप पहले मेरी बात सुनिए। आसाराम की बेटी गायब है, उनकी पत्नी गायब है, लुकआउट नोटिस जारी करना पड़ा है। पुलिस के सामने जाना चाहिए था खुद उनके लिए और अपनी बात स्पष्ट रूप से कहनी चाहिए थी। तो शायद आज हम बापू आसाराम के लिए कुछ भी नहीं कह पाते। हम कहते हैं बापू आसाराम बहुत सच्चे व्यक्ति है। आप आज कोई वकील, कल परसों दूसरा वकील, उसके बाद कोई तीसरा वकील, चौथे वकील, इतने वकील करने की जरूरत नहीं होती किसी भी केस के लिए। किसी केस के लिए एक वकील काफी होता है। अगर आपको कहीं ना कहीं से डर या भय है तब आप इतनी ज्यादा फोर्सफुल काम करेंगे। लेकिन मेरी मीडिया से एक और शिकायत है इस चीज को लेकर। शिकायत इस बात की है कि अभी 2 दिन पहले एक औरत, कल एक औरत की डेथ हो गई, उसने सुसाइड कर लिया। उसके खबर आपने न्यूज 24 पर लगातार वो खबर हमने दिखाई है। आपने न्यूज 24 पर लगातार वो खबर चली है। अब मेरी बात सुनिए, उस पर भी डिबेट होना चाहिए जो राजधानी के अंदर, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन होता है स्वामी जी, आसाराम इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि वो कोई ऐसे शख्स नहीं है जिनको कोई ना जाने। गुमनाम शख्स नहीं है, जिस व्यक्ति की जान रही है उसकी आश्रम खोले। ये कहना चाहते हैं सिर्फ स्वामी जी उन्होंने आश्रम खोले, अपने फॉलोअर्स बनाए, समर्थक बनाए, के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुआ। ये 2 कानून क्यों है हमारे देश के अंदर? स्वामी चक्रपाणी, स्वामी चक्रपाणी आपसे समझना चाहूंगा, अगर कोई मन में खोट नहीं है तो नारायण साईं कहां है, आसाराम की बेटी कहां है, उनकी पत्नी कहां है? लुकआउट नोटिस जारी करने की जरूरत क्यों पड़ती है पुलिस को? मेरे से ये जवाब पूछिए, मेरे से जवाब पूछिए इसका। मैं बोलता हूँ चक्रपाणी जी, मेरे को जवाब। एक मिनट, स्वामी चक्रपाणी से सवाल है, मेरे से जवाब दीजिए।
हाँ स्वामी चक्रपाणी जवाब मेरे से भी जवाब लेना, लेकिन आप एंकर साहब पहले मेरे से भी जवाब लेना, फिर उसका बाद देखिए कौन बोल रहा है भाई बीच में? ये आप ही के साथ के लोग हैं, सब आसाराम के समर्थक हैं, संजय ठक्कर जी हैं। ओ सर नहीं तो आप उनको बात रखने का पूरा मौका दीजिए ना। कोई एक सदस्य समझ लीजिए कौन आसाराम का बचाव। नहीं आप वो जब वो रखना चाहते पहले उनको समय दीजिए ना। नहीं जो आसाराम के समर्थक है उनको आप बात रखने नहीं देते हैं, तो कैसे आप उनसे पूछिए ना बात रखिए। ठीक है संजय ठक्कर बोलिए। संजय ठक्कर बोलिए, समझ गया मैं। संजय ठक्कर बोलिए। सर आई एम अ क्वालिफाइड पर्सन। अखिलेश जी आप मेरे को समझिए, आई एम अ क्वालिफाइड पर्सन, आई एम ए बिजनेसमैन। दूसरी बात आप जो बोल रहे हैं ना कि नारायण स्वामी जी का कहाँ है, बापूजी के परिवार कहाँ भागे, कहीं भागे नहीं है। आपने कल इंडिया टीवी पे देखा था राकेश। जनाब सबसे पहले तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हमसे बात करें, आप किसी और चैनल का नाम ना लें, आपसे गुजारिश है मेरी। मुझसे आप मुखातिब हो, मुझसे बात करें। नहीं अरे सर आपको कुछ पता है नहीं, और आप पहले बहुत पता है, मुझे पता है कि आसाराम ने आपको तमाम जानकारियां दी होंगी, उनके बारे में बहुत कुछ आप जानते होंगे। करिए ना। अरे आप आश्रम में नहीं आपके पास जानकारी है तो बताइए ना नारायण साईं कहाँ है, ताकि पुलिस वहां पहुंच जाए। मत लगाइए, आपके पास ज्यादा जानकारी है तो आप बताइए नारायण साईं कहाँ है। आप कमिश्नर साहब से पूछिए ना, कमिश्नर साहब ने बोल दिया है। लुकआउट नोटिस क्यों पुलिस को जारी करने की जरूरत पड़ती है? कमिश्नर से पूछिए। अरे तो कमिश्नर से पूछे ना, ये कमिश्नर को पता है वो कहाँ है सब। कमिश्नर ने बोला जब हमको बोलेंगे हम उनके सामने कर देंगे, तो मीडिया ने कैसे बोल दिया सब भाग गए। हमारे साथ यहाँ रेखा अग्रवाल भी हैं, रेखा अग्रवाल वरिष्ठ वकील हैं। रेखा जी क्या ये जो बर्ताव है किसी का क्या कहता है? आप तो कानूनी मामलों की जानकार हैं, पुलिस को क्यों आखिर लुकआउट नोटिस जारी करने की जरूरत पड़ती है? अगर जांच में मदद कर रहे होते, थाने पहुंच गए होते जानकारी देने के लिए। देखिए बहुत सिंपल बात है कि भारत का जो कानून है वो सबके लिए बराबर है, चाहे वो कोई स्वामी हो या भले कोई राजा हो, कोई रंग हो, कानून की नजर में सब बराबर है। एक बार जब एफआईआर हो जाती है, एक एफआईआर रजिस्टर हो गई है, वो भी ऐसे आरोपों के बारे में जिसके बारे में एक आम आदमी है जो घबराता है और जो शर्म से जिसकी नजर झुक जाती है, किसी भी व्यक्ति के ऊपर ऐसे अगर आरोप लगते हैं, तो एक आम भारतीय नागरिक से या एक आम इंसान से जो कानून अपेक्षा करता है वो ये है कि जब भी उसके ऊपर ऐसी एफआईआर लगे तो पुलिस की वो मदद करे, पुलिस जब तफ्तीश करती है उसकी मदद करे, उनका साथ दे, और जैसे कहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी को उस अंजाम को पहुंचने के लिए कानून का साथ दे, उनके साथ कोऑपरेट करे। इस केस के अंदर जो हुआ है आसाराम और जो उनके बेटे नारायण साईं हैं या उनकी पत्नी है या उनकी बेटी है, वो दोषी है कि निर्दोष है, मैं उस पर भी टिप्पणी करने की कोई क्षमता नहीं रखती हूँ। ये कानून का मामला है। जब कोर्ट के अंदर चार्जशीट पेश होगी, चालान पेश होएगा, तमाम सबूत रखे जाएंगे, तब उसका पता चलेगा कि कौन सच्चा और कौन झूठा। परंतु जो अभी सिचुएशन नजर आ रही है, जो उनका व्यवहार है, जो इंसान का व्यवहार है, वो उसके अंदर की आत्मा का एक दर्शक होता है। जैसे कहते हैं कि जो आंखों की जो इंसान है उसकी आंखों से सब कुछ सच्चाई जाहिर हो जाती है, उसी तरह से उस आदमी का जो व्यवहार है वो दर्शाता है कि उसके मन के अंदर चोर है कि मतलब उनके मन इस तरीके से जिस तरह से नारायण साईं बहुत ही अहम बात कही है। बड़ा सवाल है, कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका जो कहावत है वो तो नहीं यहाँ देखने को मिल रहा है। आसाराम, उनके बेटे, उनकी बेटी और यहां तक कि पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है, और एक बड़ी वजह इसके पीछे जो लोग कह रहे हैं वो ये है जिस तरह से मीडिया ने अवेयरनेस फैलाने का काम किया है, जो लोगों तक जानकारियां पहुंच रही हैं, लोग अब हिम्मत जुटा रहे हैं। जो प्रताड़ित थे आसाराम और उनसे जुड़े लोगों से अब वो सामने आ रहे हैं, मामले दर्ज करवा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से बौखलाहट है आसाराम और उनके समर्थकों के बीच में, उन्होंने एक नया टर्म इजाद किया, उसे मीडिया ट्रायल नाम दे रहे हैं। अजय गौतम जी, क्या ये बौखलाहट है कि मीडिया कवरेज को मीडिया ट्रायल समझ रहे हैं ये लोग? ये बौखलाहट नहीं है, ये सच को दबाने की एक कोशिश है, क्योंकि आज मीडिया के माध्यम से मीडिया एक प्रेरणा का स्रोत बना है। मीडिया ने हर उस व्यक्ति को एक हौसला दिया है कि आपके साथ अगर कभी भी अन्याय हुआ है, आप कभी भी पीड़ित है रहे, कभी भी शोषित रहे, और कभी भी आप इतने बड़े व्यक्ति के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर पाए और आपने आवाज उठाई तो कभी आपको न्याय नहीं मिला, तो आज सही समय आ गया, आप सामने आए और अपनी शिकायत को रखें, आपको न्याय होगा। 125 करोड़ लोगों के इस देश के अंदर अगर लोगों के अंदर विश्वास पैदा हुआ है न्याय के प्रति, तो उसके लिए आज मीडिया अगर इस तरीके की कवरेज दिखा रहा है तो इस तरीके की कवरेज होनी चाहिए। और कहते हैं कि सच को आंच नहीं, झूठ को पैर नहीं, तो इसके लिए आसाराम नहीं कहा था। तो मैं उन्हीं की बात कह रहा हूं। तो फिर किस चीज का डर? लोगों को आने दीजिए सामने, उनको अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए, और इसके लिए मीडिया जो है साधुवाद का पात्र है, 125 करोड़ लोगों के बीच में विश्वास पैदा करने का पात्र है। रेखा अग्रवाल जी, आप कानून की जानकार हैं, संक्षिप्त में आपसे जानना चाहूंगा, ब्रेक लेने में रुकना पड़ेगा, जो धाराएं लगाई गई हैं कितनी संगीन हैं? बहुत ज्यादा संगीन है। जिस तरह की धाराएं लगी है, लगता है कि वो उम्र
भी अगर वो कारावास के अंदर रहे तो वो कम रहेगा। और जो भारतीय दंड अधिनियम है, इंडियन पीनल कोड जो है, उसके अंदर जो सबसे बड़ी जो धारा इनके ऊपर लगी वो 376 की लगी है, यानी कि रेप। और अगर वो कुछ रेप के अंदर तो उनको आजीवन कारावास भी हो सकता है। और अगर साथ साथ अगर हम देखते हैं जो 506 को जो लगाए आरोप, वो भी बहुत संगीन है। बाकी जो आरोप लगे हैं वो भी यौन उत्पीड़न के जो लगे हैं।